आज सर्वप्रथम तो धन्यवाद हमारे जितेंद्र कुमार जी, हमारे डीडीपीओ सर का, कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन और इस आयोजन की ज़रूरत समझी कि कैसे हम कृषि और ग्राम विकास में अपने क्षेत्र को भी, सोनीपत को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो उनकी प्रेरणा से आज सभी लोग जो भी यहाँ पे पधारे हैं, सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि आपने इस विषय की गंभीरता को समझा और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आने वाला आधा पौन घंटा मैं आपके साथ हूँ और हम ये इसको ट्रेनिंग भी नहीं कह सकते, हम एक मंथन करने जा रहे हैं कि आज संसार को या हमारे पृथ्वी को, हमारे समाज को किस चीज़ों की आवश्यकता है। और ये एक सरपंच नहीं बोल रहा है, एक नागरिक के नाते मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, एक आम आदमी के नाते आपसे चर्चा करने में जा रहा हूँ। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन है हमारे गांव का। अभी यूनिसेफ की एक टीम आई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, 2 मिनट का वीडियो है। आप उसको देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि गांव क्या है, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। Here in Jahota village in Rajasthan, really an incredible time going to see the Panchayat and seeing what they've done there under the leadership of the Sarpanch. Kammaganai, this is Panchayat. हाँ, ये पंचायत परिसर है पूरा। Basically, you see the central level where the national programs of Jal Jeevan and Swachh Bharat, where they're kind of interfacing with the local level. आज अगर जाहोता की बात करें और स्वच्छ भारत मिशन की बात ना करें तो भी एक अतिशयोक्ति होगी। हमारा पूरा ध्यान स्वच्छता पे है और हम पानी की व्यवस्थाएं, जो गंदगी थी या जो लिक्विड वेस्ट जो होता था, उसके लिए हमने व्यवस्थित नालियां बनवाई हैं, मैजिक पिट्स, सॉक्स पिट्स वगैरह बनवाए कि जब जो नालियां हैं वो भरी हुई ना रहे। Everybody really is engaged for the common good, creating a very hygienic and clean space for people to live lives and to appreciate their environment. Jahota में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले गरीब महिलाएं हैं, उनको मिलके एक संस्थाएं बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे 16 ग्रुप बने। महिलाओं को पहले फुटफॉल होता नहीं था, पंचायतों में आती नहीं, लेकिन मैंने इनका स्वागत किया और मैंने कोशिश की कि महिलाएं हमारे समाज में बराबरी स्थिति पर है। सेजी में ना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। उसमें हमारा क्या है, 20 रुपये भी जुड़ रहे हैं, हमारे को लोन भी मिला है, हमारे काम भी निकल रहा है। Really, what I've seen here exceeded my expectations. Clearly, the community has a voice and they have ownership in the projects here. They're taking very seriously the cleanliness of the village. Everybody feels that they have a stake in making the public spaces beautiful, safe, and inclusive for women as well. It's more of a reason to come back and to learn and spend more time. And certainly I'll wish to learn more. This is my first visit to Jahota, but not the last. You an ambassador for a memento. Thank you. ये जो वीडियो था ये 2 वर्ष पहले का था और इन 2 वर्षों के बाद थोड़ा सा हम और बदलाव कर पाए हैं। यहाँ पर आपको भौतिकता दिख सकती है कि दीवारें सुंदर हो सकती थी, लोगों के भी थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था और कुछ रोड्स वगैरह भी आपने देखी होंगी। लेकिन इन पिछले 2 वर्षों में जो बदलाव आ पाया, भौतिकता पर तो हम कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिकता का कैसे जीवन में महत्व है। एक किसी भी एक सक्सेसफुल जगह पर पहुँचने के लिए हमारा लक काम कर सकता है, हमारी थोड़ी मेहनत काम कर सकती है, लेकिन अगर किसी भी सक्सेसफुल, जैसे हम किसी भी चोटी पर पहुंचने के लिए एक लक से या मेहनत से पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पर रुके रहने के लिए अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी को मैंने जो पिछले 2 वर्षों में जाना, तो उसके बाद हमारे जो बदलाव आया वो अभूतपूर्व है। जितने भी प्राइजेज मिले वो सब उसके बाद मिल पाए। तो मैं सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी भावना है, उसको हम कैसे शुद्ध करें। एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि मैं मेरा विकास कैसे करूं, या हम देखें कि सर्वजन हिताय मेरे काम कैसे हों। तो वो जब सोच हमारी बनने लगती है तो फिर हम बड़ा कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जैसे कि इसको अगर हम उदाहरण से देखते हैं तो मैं यदि आपको हमें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना, हम भाषण नहीं कर रहे, तो मैं सोचता हूँ कैसे भी कोशिश करूँगा आपको इन्वॉल्व रख पाऊँ। जैसे हम आपसे पूछें कि कपड़े सुखाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप क्या बताएंगे?
रस्सी, कहीं से एक आवाज आई, धूप की भी आई। जबकि आप बताऊं बात को, रस्सी की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप अपने कपड़े को कुर्सी पे सुखा दो, गार्डन में सुखा दो, छत पे, दीवार पे, कहीं पटक दो। लेकिन हमारी सोच क्या हो गई, हमें लगता है कि रस्सी आवश्यकता है, जबकि आवश्यकता है धूप की। और वो धूप जो है ना, तो हम जैसे हमारे विचारों में आई ना वो चीज, वैसे हमें उसका महत्व हम कम समझते जा रहे हैं। तो जो आध्यात्मिकता है वो मैं उस धूप की जैसे मानता हूं। क्योंकि रस्सियां के आजकल तो बड़े बड़े स्टैंड्स बन गए, बड़े बड़े सुंदर, और इसको ही हमें समझना पड़ेगा। यहां पर सरपंच कितने हैं वर्तमान जो सरपंच हैं? 1 2, थोड़ा सा भाई जी आप आगे आइए ना, जो भी सरपंच है। एक बार इन सरपंचों की शर्म निकालते हैं ना, एक बार सब जोरदार ताली बजाते हैं हमारे सभी सरपंच साहिबान के लिए, प्लीज आइए। आप सभी मेरे से आयु में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े होंगे, तो मेरी बात को अन्यथा भी ना ले, ना मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं। हम कुछ चीज साझा करने जा रहे हैं जो कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अभी आप में से ऐसे कौन है जो दूसरी या तीसरी बार सरपंच है? सभी फर्स्ट है, मतलब वैसे तो अनुभव में तो थोड़े थोड़े बराबर से ही है। देखिए, एक सरपंच जो होता है, सरपंच को हम कैसे जिताते हैं? सरपंच को हम क्या देते हैं? वोट देते हैं ना, हमें ऐसा लगता है वोट है। मैं जो आपसे बातें करूंगा ना, वो बातें करूंगा जिस पर शायद हमारी नजर नहीं जाती। जैसे हमने अभी धूप वाली बात भी की, वोट वाली बात पे भी हमें यही लगता है कि हम वोट देके सरपंच बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ वोट देने से सरपंच बनते हैं। हम उसको सरपंच बनाते हैं जिसको हम हमारी भावना देते हैं, हमारे जीवन का एक वो महत्व वो देते हैं कि शायद इस बार कोई सरपंच आएगा जो हमारे लिए काम करेगा। नया क्यों चुना जाता है? अभी इनमें से एक भी पुराना नहीं था, सब नए चुने गए। इनको क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि शायद पिछले वाले ने उतना बेहतर नहीं किया होगा। और इनको व्यक्ति जो अपना वोट के साथ साथ अपनी अपेक्षाएं देता है कि शायद इस बार ये फलाना जी आएंगे और ये हमारे गांव के लिए या मेरे लिए ये काम करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। बहुत लोग करते हैं लेकिन काफी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है। और वहां पर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा खर्च यहाँ पर हमारे आज चुनाव में बढ़ता जा रहा है। वो भार कौन बढ़ाता है? बुरा सरपंचों को ही कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे ना, तो मैक्सिमम सरपंचों को गलत भावना से देखा जाता है कि यार ये तो अपने घर बनने के लिए हुआ होगा। लेकिन वो घर बनने की उनको प्रेरणा कर देता कौन है? वो कहीं ना कहीं हम जो अपेक्षाएं, जो वोट देते हैं ना, वो ही देते हैं। क्यों सरपंचों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी 50-50, 60-60 लाख एक सरपंच के खर्च होते हैं, अपने यहाँ भी होते होंगे। अब आप सोचिए कि अगर कोई इतना खर्च करके सरपंच बनेगा तो वो कैसे काम कर पाएगा? या उसको हम कैसे कह पाएंगे कि आप मेरा काम करो? मैंने उससे एक शराब की बोतल ले ली, मैं उसको कैसे उसको काम के लिए कह पाऊंगा? मैंने उससे शायद 2000 रुपए ले लिए होंगे, मैं उसको काम के लिए बाध्य कर ही नहीं सकता। फिर वो सरपंच क्या करेगा? वो जैसे सरपंच बनेगा तो सरपंच की कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है, उसको चुनाव जीतने से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कुछ जगहों पे अब सरकार प्रयास कर रही है ट्रेनिंग्स देने की, लेकिन वहां पर चर्चाएं यही होती है कि आज नाश्ते में समोसा था या उसके साथ क्या मिष्ठान था, बस ये मेनू क्या था खाने का। इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है, उसमें सरकार की भी कमी नहीं है, सरपंचों की भी कमी है। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम सिर्फ रस्सी देख रहे हैं कि धूप की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की आवश्यकता है। आज डीडीपीओ सर हमारे बीच में बैठे हैं और मैं एक बार इनके लिए भी बहुत अच्छे से, एक बार जितेंद्र जी के लिए बहुत तालियां बनती है, क्योंकि आपकी सजगता है जो शायद मैं ये चाहता हूं कि आज का जो ये ट्रेनिंग का सत्र है, संख्या भी ठीक ठाक अच्छे से हो ही गई, लेकिन सरपंच ही नहीं, जो भी यहाँ बीच में बैठा है, और ये सरपंच के लिए ट्रेनिंग नहीं है, ये उस हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है या उपयोगी है जो मेरे गांव को आगे बढ़ाना चाहता है, मेरे देश को आगे बढ़ाना चाहता है, मेरे समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं भी जब सरपंच बना था तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी सर, मुझे ऐसा था कि कुछ 5-7 करोड़ रुपए मिलेंगे, उनको अपने हिसाब से अपन खर्च करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सपना था कि मैं प्रवेश द्वार बनाऊंगा मेरे गांव का, एक कि जाहोता ग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक सपना था कि मैं खूब पेड़ लगाऊंगा, ट्री गार्ड लगाऊंगा, सोलर लाइट लगाऊंगा, पूरे गांव को एक रंग में रंग दूंगा। ऐसे कुछ मेरे सपने हुआ करते थे। जैसे ही सरपंच बने तो हमारे वीडियो थे उस समय, उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है कि ये तो आप पंचायत से नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे सपने थे एकदम धम से नीचे गिर गए कि अरे फिर क्या मतलब रहा सरपंच बनने का।
क्यों? क्योंकि सरपंच बन के भी ऐसी चीज़ें हमें बाध्य कर दिया जाता है कि एक निश्चित चीज़ें सेट कर दी जाती है कि आप इस बजट को इसी में खर्च कर सकते हैं, और उस बजट को जो प्रायोरिटी दी है ना, वो भी सरकार ने बहुत सोच समझ के उन कार्यों को आगे बढ़ रखा है। लेकिन आप सोचिए, जब सभी जरूरत की चीज़ें पैसे सरकार दे रही है, और पंचायती राज में जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बजट एक सरकार का पंचायती राज के लिए खर्च हो रहा है, गांव आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये बड़ी चिंता का विषय है। एक बार अमेरिका से भारत में एक व्यक्ति घूमने आया आज़ादी से पहले। जब वो यहाँ से घूम के गया तो उससे, जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे मेरे गांव वाले पूछेंगे कि सोनीपत में क्या देखा, कैसा लगा, तो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं उनसे शेयर भी करूँगा। वैसे ही वो जब अमेरिका वापस लौटा, उससे ये पूछा गया कि आप भारत से क्या देख के आए, क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं एक परतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र गाँव देख के आया हूँ। मतलब भले ही देश हमारा गुलाम था, लेकिन उस वक्त गाँव हमारे आत्मनिर्भर थे। वहाँ पर भले ही इतनी अच्छी रोडें नहीं होगी, इतना ड्रेन वाटर का सिस्टम नहीं होगा, कोई व्यवस्थाएं नहीं होगी, इतने अच्छे घर भी नहीं होंगे, लेकिन आत्मनिर्भर हुआ करते थे गांव। आज इतना उस वक्त बजट भी नहीं होता था, लेकिन आज आप देखो पंचायती राज की स्थापना हुई, उसके बाद इतनी चीज़ें होने लग गई, इतना बजट, लेकिन फिर भी नहीं है। आज भले ही हमारा देश आज़ाद है, लेकिन गाँवों की स्थिति हम देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं गुलाम है। गुलाम जरूरी नहीं कि कोई अंग्रेजों के गुलाम होंगे, लेकिन आज कितनी ऐसी चीज़ें, अभी एक विषय तो हमने देखा, पेस्टिसाइड के गुलाम है किसान चाह के भी प्राकृतिक खेती की ओर नहीं जा पा रहा। उसको ऐसा एक भ्रम फैलाया गया है कि अगर तुम इस पे गाय आधारित खेती करोगे, प्राकृतिक करोगे, ऑर्गेनिक करोगे, तो आपकी फसल 10% भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर समझदार किसान कोई यहाँ बैठा होगा या किसी ने प्रैक्टिकल किया होगा तो ये मिथ्य है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर हम ठान ले, प्रहलाद भाई जी हमारे बीच में बैठा, इन्होंने पूरे भारत में इन्होंने उमंग लगा रखी है कि मैं तो सिखा के मानूंगा, करके मानूंगा। कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक सफल नहीं हो रहे जिस हद तक आज, क्योंकि आज पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री और आने वाले 4 साल कुछ महीनों के बाद 1.5 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा विश्व कह रहा है, भारत ही नहीं। 1.5 टेम्परेचर जिस दिन हो गया है, उस दिन इंसानों के हाथ से चीजें छटकने लग जाएगी, छोटी छोटी तितलियां जी नहीं पाएगी। ये साइंस कह रहा है, और अभी तक उसकी जो भी हुई है यूएन का, और वो सब चीज़ें सत्य होती जा रही है। लेकिन क्या वो 1.5 जो टेम्परेचर है उसको होते हुए हमें सिर्फ देखना है, या उसके लिए हमें भी कुछ करना है? मैं कई कार्यक्रमों में पूछता हूँ कि बदलना कौन चाहता है। कई बार पूछते हैं ना बदलाव कौन चाहता है, तो शायद यहाँ सब बोलेंगे कि हाँ मैं भी बदलाव चाहता हूँ, मैं भी बदलाव चाहता हूँ। बदलना कौन चाहता है? कौन प्रहलाद भाई बनेगा? Who wants to change? हमारा सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि क्या मैं बदल सकता हूं, क्या मुझे बदलने की आवश्यकता है, या कोई आएंगे, कभी कोई कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, वो हमारे संसार को बदल के जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि जब तक हम लोग नहीं ठानेंगे तब तक कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ये बातें आप सब बेहतर से जानते हैं, और इस विषय को हम इस ओर नहीं ले जाके थोड़ा गाँव की ओर लेके आते हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन मंथन का विषय है। और चिंता एक, मैं तो जानता हूँ चिंता से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि हम मंथन पे आ गए, हम अगर सोचने लगे कि हाँ इसके लिए मैं क्या एफर्ट कर सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है, तो चीज़ें बदलने चालू हो जाएगी। हमने कैसे बदला वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये गांव है अभी वर्तमान स्थिति में हमारा, जो पंचायत है ये ऐसी नहीं थी। और हमारा एक सरपंच बनने से पहले सपना हुआ करता था कि भाई हमारा गाँव कैसा हो, लेकिन हमें सरपंच साहब के पास जाते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कि ये हमारा काम नहीं है, हमें ये सवाल का जवाब मिलता था। लेकिन हमने कुछ 16-17 बच्चों ने ठाना, उस वक्त लगभग हम सब लोग 30-35 साल के थे, और कुछ तो और भी आयु कम के थे। उन्होंने ठाना कि नहीं गांव को तो बदलना है, चाहे सरपंच साहब करे नहीं करे। तो हमने बिना सरपंच रहते हुए भी कई चीज़ें करना चालू की। उसका प्रतिफल हुआ कि भाई हमारे में से एक सरपंच बना। उसमें सर पहले भी क्या समस्याएं होती थी, तो सब लोग कहते थे कि यार सरपंच के पास जाओ, हम वहाँ जाते थे, वो मना करते थे। लेकिन हमने ठाना कि चलो बिना सरपंच रहते हुए भी कुछ करते थे, क्योंकि मैं कहीं भी, सरपंच साहब आप बैठे हैं, मैं कहीं भी उस सरपंच वाली कैटेगरी में आता ही नहीं था। क्योंकि सरपंच बनने के लिए 3 चीज़ों की मुख्यतः आवश्यकता होती है। पहली चीज़ जो है वो उसकी जाति कौन सी है। मेरी बात अगर कहीं आप उससे नागवार हो तो मुझे बताना। सबसे पहले तो एक गाँव में उसकी जाति कौन सी है, उसके लिए सरपंच की बड़ी ज़रूरत होती है कि आपकी जाति के कितने वोट है। दूसरे नंबर पर आता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सही कह रहा हूं। तीसरे नंबर पर यदि कोई चीज आती है तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है कि नहीं,
उसके कोई पिताजी सरपंच थे, कोई प्रधान थे, विधायक थे, या कोई पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी पकड़ है कि नहीं। 3 चीज मुख्यतया होती है, तीनों में मैं जीरो था। हाँ, कई जीरो हैं। हाँ, और जो जीरो होते हैं ना वही कुछ ना कुछ करते हैं। तो जीरो कैसे था उसमें भी देखिए, मैं बताऊं, जाति के, मेरी जाति के, मैं राजपूत समाज से आता हूं, 19 वोट थे मेरे गांव में। 7000 की आबादी है, लगभग 5253 वोट है, उसमें 19 हमारी जाति के वोट थे। फाइनेंशियली स्टेटस देखते हैं तो मेरे पिताजी कांस्टेबल से रिटायर्ड है और मैं अकेला ही हूँ, एक सिस्टर है। 30 नंबर की बात करें पॉलिटिक्स में तो मेरे पिताजी खाली एक मोदी जी को जानते हैं। अभी मैंने पूछा गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि तो कौन सो है गडकरी, मतलब पॉलिटिकल भी उनका इतना वो नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव वालों ने मेहनत करी। और हकीकत तो सबसे बड़ी है कि मैं सरपंच बना ही नहीं, सरपंच हम कई लोग बने। और हमारे जो विपक्ष के रहते हैं गांव में वो कहते हैं कि तो एक लो थोड़ी, कई सरपंच है। तो मैंने कहा इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। अब मैं यहाँ हूँ, अभी हमारे विजय भाई जी बैठे हैं, कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है किसी उद्देश्य से, तो मैंने गांव वालों से छुट्टी ले रखी है 15 दिन की, कि मैं 15 दिन गांव से बाहर रहूंगा। अब आज 15 दिन भी गांव पीछे कैसे व्यवस्थित चल रहा है। कल की, अभी जैसे मैं सफर से निकला तो कल की मेरे को फोटो आई कि जो हमारी बाल पंचायत है उसने मीटिंग करी है कि आने वाले 15 दिन बाद हम क्या करेंगे, वो अपना वीडियो भेजते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। जाति के हिसाब से गाँव में बंटते हुए हमने देखा ना, हमने भी गाँव को बांटा है, लेकिन हमने जाति के हिसाब से नहीं बांटा। हमने 4 भागों में गाँव को बांटा। बुजुर्ग हैं उसके अंदर, जिसमें 63 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने करवा रखा है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के नाम से है। दूसरे नंबर महिलाओं का हमने एक ग्रुप बना रखा, महिला शक्ति समूह के नाम से रजिस्टर्ड है। तीसरा हमने युवा जागृति संघ बना रखा है। और चौथी हमारी बाल पंचायत, जो राजस्थान की पहली बाल पंचायत बनी है, जिसका मैं आपको वीडियो साझा करूंगा अभी, जो यूनिसेफ ने अपने 75 वर्ष जो इंडिया में हो रहे हैं उस पर उसका वीडियो बनाया, कैसे महिला सरपंच काम करते हैं, बच्चे जो है वो सब कैसे काम करते हैं, वो सारा चीजें हैं। इससे थोड़े से आगे चलते हैं। ये जो वो 9 लक्ष्य हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संतुलित भोजन होती है ना, पूरी थाली आवश्यकता होती है खाने की, वैसे अगर आदर्श गांव बनाना है तो ये 9 मुद्दे आवश्यक हैं। राजस्थान सरकार ने हमें बताया गया, डीडीपीओ सर, उन्होंने ये कहा कि आप कोई सा भी एक मुद्दा पकड़ें और काम करें, 2 पकड़ लें। गांव वालों ने हमारे कहा 9 पकड़ेंगे और 9 पे ही काम करेंगे। पहला मुद्दा हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान पृष्ठभूमि है, तो स्वच्छ एवं हरित पंचायत, गांव साफ। जैसे अभी मैं पूछता ना आपसे, कई जगह मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट करता हूं कि गांव अच्छा कैसे चाहिए, आप बताएं कि कौन से गांव अच्छे होंगे, तो उसमें लगभग ये 9 चीजें आती हैं। ये 9 चीजें अभी मैं विस्तृत रूप से भी बात करेंगे। लगभग ये 9 चीजें हैं, जिसमें पहला तो है स्वच्छता और हरित, भाई पेड़ पौधे होने चाहिए, गांव साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा आता है पर्याप्त जल संसाधन, हरियाणा में तो काफी अच्छा है जल स्तर, हमारे बहुत मुश्किल है। और इसमें भी ये कैटेगरी भी सरकार ने अलग हिसाब से कर रखी है, भारत सरकार ने, लेकिन हमने हमारे भौतिकता के हिसाब से ये कैटेगरीज बनाई है। तीसरी महिला हितैषी, राजस्थान में आप देखते हैं घूंघट प्रथा ज्यादा है, तो हमने महिलाओं के ये भी विशेष समझा। बच्चों की स्थितियां हमारे थोड़ा सा हल्का है मामला, तो बच्चों को भी हमने देखा। फिर स्वस्थ पंचायत, हरियाणा में तो दूध दही खूब खाया जाता है, हमारे राजस्थान में तो बाजरे की रोटी खाने वाले लोग हैं, तो हमने स्वास्थ्य को भी इसमें विशेष समझा। फिर गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त पंचायत, ये आज अगर हम गाँव की जरूरत समझे ना, जो आत्मनिर्भरता की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि और भारत सरकार ने इसको पहले नंबर पर भी लिया है। तो गरीबी मुक्त मतलब कैसे हम सशक्त बनाए, तो उसमें हमने महिलाओं के लिए विशेष काम किया। घूंघट तो हटा दिया था हमने, लेकिन घूंघट हटाने से महिला सशक्त नहीं होगी। जब तक महिलाएं आर्थिक सशक्त नहीं होगी तब तक हम बात नहीं कर सकते। आज हमारे गांव में एक भी महिला बेरोजगार नहीं है। जो महिला ये चाहे ना कि मुझे कुछ काम करना है, उस महिला के पास व्यवस्थित रोजगार है। रोजगार क्या क्या है वो भी आगे चर्चा करेंगे। फिर ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, गाँव में कई बार हम देखते हैं कि पंचायत में सरपंच साहब बहुत कम समय बैठते हैं, कि वीडियो साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि नहीं, तो कई बार भवन अच्छे नहीं होते। तो जो भी सरकारी भवन है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सरकारी भवनों का पुनरुद्धार किया, चाहे स्कूल हो, पशु चिकित्सालय हो, सहकारी समिति हो, सबको हमने रिनोवेट करवाया। कुछ हमने सरकार का फंड काम में लिया, जहाँ सरकार नहीं कर सकती थी वहाँ जन सहभागिता से हमने लोगों ने काम किया। फिर बाद में आता सामाजिक सुरक्षित न्यायपूर्ण पंचायत। पहले न्यायपालिकाएं पंचायतों में हुआ करती थी। सामाजिक सुरक्षा पहले जो भी बड़े वो थोड़े से आर्थिक समृद्ध लोग होते थे वो गरीबों के लिए भी वो करते थे, तो आजकल वही काम सरकारें कर रही है कई योजनाओं के माध्यम से। अभी भी हमारे एक कैंप चल रहा है सर 3 दिवसीय, जिसमें जो भी किसान हैं उनके किसान कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसका ऑनलाइन पूरा वो लेखा जोखा रखा जा रहा है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। आज किसान जो ये जो बीमा का है और
अपाहिजों के लिए है, वृद्धजन की पेंशन है। तो एक सरपंच की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्या मेरा हर व्यक्ति किसी न किसी योजना से जुड़ा हुआ है, तो ये सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। बाकी सुशासन युक्त पंचायत, जो भी हमारे वहाँ पर शासन कर रहा है, शासन पहले राजा करते थे, लेकिन आज कौन कर रहा है? चाहे वो सरपंच भी हो सकता है, विद्यालय का शासन एक प्रिंसिपल देखता है, हॉस्पिटल का एक चिकित्सा अधिकारी देखता है, गांव का तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर कोई देखता है। तो वो लोग कैसा काम कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें 9 चीज़ें होंगी तब हमारा गांव आदर्श गांव बन पाएगा। नेक्स्ट, ये जा होता था 5 साल पहले, और ये 4 फोटो हम रख पा रहे हैं, शायद और होगी। ऐसे 19 जगह हमने स्थापित जो थे, और आज हमें अगर चुना गया गांव में, तो सबसे बड़ी कमी यही थी कि गांव बहुत गंदा हुआ करता था। अब आप सोचिए 7,000 लोग एक स्थान पे रहेंगे और उतनी व्यवस्थाएं नहीं, तो प्लास्टिक उतनी आती है, पानी का मैनेजमेंट नहीं था, ये सब चीज़ें पहले की है। नेक्स्ट, फिर उसके लिए हम काम कैसे करें? तो एक सरपंच काम करेगा तो अकेला करेगा, लेकिन मैं से हम की यात्रा हमने तय की। आज जैसे इतने बड़े हॉल में हम सब लोग बैठे हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं इस हॉल को साफ करूंगा तो मुझे कितना घंटा लगेगा? कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, और आप लोग सिर्फ देखेंगे। अगर मैं ये कह दूंगा मैं इस हॉल को साफ करूंगा तो आप कहेंगे बेटा कर ले। अगर मैं ये कहूं कि हम इस हॉल को साफ करते हैं, तो भले ही कोई 1-2 नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग मेरे साथ आ जाएंगे। चलो मैं कुर्सी को साइड में कर लेता हूं, मैं झाड़ू कर देता हूं, मैं जाले हटा देता हूं, तो वो जो 4-5 घंटे में काम होने वाला था, मुश्किल से आधा-पौन घंटे में हम क्लियर कर लेंगे। वही पहल हमने गांव में स्टार्ट की। मैंने गांव वालों से पूछा कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, हम मिलकर करेंगे। तो ये उसके कुछ उदाहरण है। जैसे वार्ड सभाएं होती है, ये जो वार्ड सभा का बोर्ड दिख रहा है, उसमें एक फेटा लगा के बैठे हैं, ये हमारे प्रकाश जी डींगवाल रेगर समाज से आते हैं। इनके यहाँ पर हमने वार्ड सभा की। वार्ड की अध्यक्षता भी वार्ड पंच ही करेगा, उसमें सरपंच सदस्य के रूप में काम करता है। इधर जो कुछ लिख रहा है वो सरपंच। तो ये जब वार्ड पंच को उसका महत्व पता लगेगा, तो उसको लगेगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है। कई जगह पर हम देखते हैं तो सरपंच अपने निर्णय लेता है, वार्ड पंच खाली जाके जो पाक्षिक बैठक होती है उसमें साइन करने मात्र का ही काम रहता है। लेकिन हमने उनका उत्थान किया, मन का नहीं, आप अपने वार्ड की जिम्मेदारी आप लो, बताइए आपको क्या करना है। अब एक वार्ड पंच क्या करता है? वो करता है कि उसकी लिस्टिंग करता है वो वार्ड की, भाई ये 20 काम है। अब 20 काम में भी उनको नंबर डालने पड़ेंगे, 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर। पहले नंबर पर पहला ही कार्य होगा, 6ठे नंबर को पहले नहीं लिया जाएगा, चाहे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों। तो ये जो पहल हुई, उससे पूरे गांव में एक पारदर्शिता आई कि नहीं, काम जो जरूरी है वो पहले हो रहे हैं। तो लोगों का एक रुझान बढ़ा, वार्ड पंच साहब का भी महत्व बढ़ा, तो फिर इन्वॉल्व उनका होने लगा। कई बार दिन के हमारी जो बैठकें होती थी उसमें व्यक्ति नहीं आते थे, हमने रात्रि चौपालें चालू करी। भाई जो दिन में बेचारा काम करने वाला है वो पंचायत में क्या पता मीटिंग में आए नहीं, तो रात्रि चौपाल का हमने महत्व साबित किया कि रात को भी हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। ये जो हमारे जितनी भी है, फिर महिलाओं की हमने ये सभाएं करने लगे अलग अलग करके, फिर उनको जिम्मेदारी दी कि कैसे काम करना है और सुझाव कैसा देना है। उसमें बच्चों ने अपने सुझाव दिए, बुजुर्गों ने अपने अनुभव के हिसाब से सुझाव दिए। नेक्स्ट, फिर हमें जो सबसे पहले हमने देखा कि गंदगी के लिए काम करना है, तो हमने स्वच्छता के ये काम करना चालू किया। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी। हमारे कुछ युवा थे जो कहते थे कि हम वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, तो सर बिना पंचायत के फंड से हमने एक 504 मीटर का वॉकिंग ट्रैक भी तैयार किया। उसमें किसी ने 1 ट्रॉली ईंट दे दी, किसी ने बजरी दे दी, और किसी ने अपना श्रमदान किया। तो युवाओं ने मिलकर एक इतना अच्छे काम। ये हमारा सफाई के लिए हमने वर्ल्ड एंड हाइजीन डे मनाते हैं, उसका ये कार्यक्रम रहा। हमारे बाहर से भी कुछ लोग आके हमारे सफाई में ध्यान दें, भाई ये सफाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कई बाइकर्स आते हैं कि 1 घंटा हम श्रमदान करेंगे। कई अभी हमारे विधानसभा से कुछ 2-3 विधायक मिलकर एक साथ उन्होंने स्वच्छता कर, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी आकर हमारे यहाँ सफाई का कार्य करने लग गए। तो कैसे हमने पूरी कम्युनिटी के साथ किया। आप इसमें जितनी भी फोटोज देखी ना, कहीं भी कोई अकेला व्यक्ति काम करता हुआ नहीं दिखेगा, हर व्यक्ति किसी न किसी के सहयोग से नेक्स्ट काम करता जा रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए हर जगह कोई ना कोई आपको भीड़ दिखेगी काम करने। ये हमारे राजू भाई जी सलाह दीदी आए थे, उसमें हमने भाई कचरा तो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन इसको सेग्रीगेट कैसे करें घर में। तो उसके लिए राजू भाई जी की प्रेरणा से हमारे यहाँ डस्टबिन बांटे गए, हर दुकान वाले को बड़े डस्टबिन और घरों में 2-2 छोटे डस्टबिन बांटे गए। ऐसी कई चीज़ें हुई। ये एक हमारे सम्मान कर्मयोगी सम्मान समारोह किया गया, उसमें हमने किसका सम्मान किया। कई बार हम देखते हैं तो जैसे कई बड़े भामाशाहों का होता है, कई उनका होता है। हमने जब सम्मान किया तो हमने भी भामाशाह का किया, जिन्होंने एक हमारे को हॉल दिया, बैठने का हॉल नहीं था, 25 लाख रुपए खर्च करे थे, उनका हमने सम्मान किया। एक बच्ची है जो कि लगभग 125 महिलाओं को उसने ट्रेंड किया बिना फीस के, हमारे गाँव की मेघा छिपा, उसका हमने सम्मान किया। 2 हमारे हरिजन परिवार की महिलाएं हैं, सुमन और सुनीता, उनका हमने सम्मान किया।
उनकी आंखों में आंसू था, उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी चीज़ को भी कोई देख रहे हैं। वो क्या करती थी, सार्वजनिक जगहों की सफाई करती थी खाली, और उनको कुछ विशेष कोई वो नहीं, 70 रुपये दिन में। जबकि उनकी वजह से आज हमारा गांव इतना साफ सुथरा रहता है। उनका कभी किसी को नज़र ही नहीं गई, उन पर नज़र गई, उनको सम्मान किया। ऐसे ही एक राजू जी हैं जो कि न वार्ड पंच न सरपंच है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल तक हम पूरा श्रमदान करेंगे। ऐसे कई लोग, ऐसे लोगों को कर्मयोगी के रूप में सम्मान किया गया, तो उनको मोटिवेशन हुआ। वो लोग देखते हैं कि नहीं, हमारा भी काम है, पंचायत का काम। कई बार हमें लगता है ना कि नहीं मैं कर लिया तो भाई सरपंच ही करें, तो इसमें जितने ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे हम और बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये एक बड़ी समस्या थी, आपने देखा था ना कैसे हर जगह पर कीचड़ भरा हुआ था। ये हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया, उसके लिए मैजिक पिट्स बनाए, और हमें राजस्थान सरकार ने एक वो बना के दिया था डिज़ाइन, हमने उसमें भी कुछ बेहतर किया। और उस जो चॉक पिट्स और मैजिक पिट्स बनाते थे, हमने मैजिक पिट तैयार किया। हमारी इंजीनियरिंग एक हमारा मित्र है, उसने बताया कि ऐसे अगर हम करके ये करेंगे तो उसमें हमने क्या, पहले गड्ढा करते थे 20-20, 24-24 फीट का, जो पानी को भी दूषित करता था, बोरिंग के पास नहीं कर सकते। हमने सिर्फ 4.5 फीट के गड्ढे से मैजिक पिट बनाए। उसको नाम भी मैजिक पिट इसलिए दिया कि ये तो जादू ही था। उसका पूरा राजस्थान सरकार आज हर गांव में ऐसे मैजिक पिट उन्होंने वो निर्धारित किए कि ऐसे मैजिक पिट बनाए जाएंगे। उसको हमने, जैसे गंदी जगह है तो गंदी जगह गांव में देखते हैं ना भाई, मेरे सामने आप गंदे पानी का बना, तो उसको हमने सुंदर भी बनाने का प्रयास किया, उस पर पेंटिंग वगैरह भी की। तो ये ग्रे वाटर के लिए हमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज के लिए भाई हरियाली भी जरूरी थी। देखिए सफाई में भी आप देखिए, उसमें आपको बुजुर्ग भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, बच्चे भी दिखेंगी, और हकीकत में जो वो मैं बता रहा हूं ना, मैं से हम वाली यात्रा, वो हमें करने की आवश्यकता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें हर जगह देखिए आप, हर जगह उसमें हो रही प्लांटेशन पे हमने 54 पेड़ थे गांव में, 350 जिस गांव में बंदर हो, सोचो पेड़ों की क्या हालत होगी। उन बंदरों को शिफ्ट करवाया, शिफ्ट करने के बाद प्लांटेशन में हम लोग लगे, और आज 54,000 पेड़ों की हमारी यात्रा रही, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प की हमें मदद मिली। और उसमें हमने पेड़ भी जो 25,000 जो पेड़ लगाए हैं, उसमें हमने मतलब एक CSR से हमें मदद मिली। तो उसमें हमने किसानों को चुना, भाई हम छायादारी पेड़ नहीं लगाएंगे, किसानों की आय कैसे बढ़े, और जो घटता जल स्तर है उसकी भी हमारे कुछ मदद मिलेगी। तो हमने सिर्फ 4 ही प्रकार के पौधे लगाए, जिसमें सबसे ज़्यादा लगाया हमने आंवला, फिर हमने लगाया नींबू, फिर लेसवा, लेसवे को क्या बोलते हैं अपने यहाँ, लसोड़ा, और उसके अलावा हमने लगाया एक हमारे बील पत्र होता है, खूब बील का जिसका जूस बनता है, वो 4 ही प्रकार के पौधे लगाए। और इन 4 पौधों की एक बड़ी खासियत क्या है कि जब ये तैयार हो जाएंगे 5 साल बाद में, तो एक पौधे की कीमत 3,000 रुपये होती है। जब उसके फ्रूटिंग बगर आना चालू होता है तभी माली आके खरीद लेता है, फिर वही उसकी केयर करता है, वो किसान को 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से वो एक बार एक उसका क्रॉप का दे देता है। अब आप सोचिए 25,000 पेड़ लगे, एक किसान के 250 लगे, 200 भी उसने बचा लिए, और एक पेड़ उसका 3,000 का होगा, तो उसकी 6 लाख रुपये वार्षिक आय उसकी होगी। अब उस 6,000 को, वो 6 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 101 किसानों के लगाया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 करोड़ रुपए होंगे। अब आप सोचिए अगर एक गांव की वार्षिक आय किसानी से और सिर्फ बागवानी से 6 करोड़ होगी, तो वो गांव कहां तक जा सकता है। आज हमारे को 2.5 साल कंप्लीट हो गए, और इसको देखते हुए अब एक बहुत बड़ी संस्था है रोटरी क्लब से, वो 1 लाख पौधे का स्टार्ट कर रहे हैं कि 25,000 नहीं, हम आपको 1 लाख देंगे। इसी उसमें ड्रिप सिस्टम वो देंगे, एक फिल्टर लगा के देंगे, और 3.5 साल तक का मेंटेनेंस, अगर पौधा खराब होता है तो रिप्लेस भी वो करेंगे। अब आप सोचिए 25,000 पहले लगे, 1 लाख अब लगने जा रहे हैं। तो ये एक पहल कहीं भी हो सकती है अगर हम हमारी निष्ठा को वो कर ले, प्रबल कर लें तो। नेक्स्ट, चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के लिए जो काम किया है वो अभूतपूर्व थे। आप सोचिए यूनिसेफ के 75 वर्ष पे जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है वो जाहोता पे बन रही है। बाल सरपंच बनाए चुनाव होके, उसमें 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को चुना, और वो ही बच्चे तय करते हैं कि हमारा गांव कैसा चाहिए। उनकी बाल सभा होती है, बाल सभा में उनको बनाया जाता है कि मेरा जाहोता कैसा हो। अभी हमारा जो लास्ट ईयर, अभी जब यूनिसेफ के नेतृत्व में हमारे बाल सभा की थी, तो उसमें प्राइजेस दिए थे, लगभग 316 ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जो बाल सभा होती है उसका रजिस्ट्रेशन भी बच्चे करेंगे, मेनू क्या होगा वो डिसाइड वो करेंगे, सर्व वो करेंगे, कैसे टेंट लगाना है, कहाँ डस्टबिन रखना, वो बच्चे ही तय करते हैं। अब उसका जो फर्स्ट प्राइज मिला तो उस बच्चे को दिया उन्होंने, हमारे एक महिला ही आए थे उसमें, वो भी अधिकारी थे काफ़ी बड़े, वो शायद जर्मनी से थे। उनको हमने बताया कि बच्चों को गिफ्ट देना, तो उन्होंने को सेलेक्ट करना था कि किसका विचार अच्छे थे। तो एक बच्चे का विचार जो शायद 9.5-10 साल का बच्चा था, उसने बताया कि मेरे जाहोता में एप्पल स्टोर भी होना चाहिए। उसने कहा कि मेरे डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसने कहा कि एक प्लेग्राउंड हो जिसमें स्क्वैश खेल सके। उस वक्त तक मुझे पता नहीं था स्क्वैश कौन सा गेम होता है। एक कोई टेनिस जैसा बताते हैं जो दीवार पे खेला जाता है,
तो उस वक्त हमें नहीं पता था, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर उसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो बच्चों को हमें उनका, कई बच्चों में ऐसे आइडियाज़ होते हैं क्योंकि वो निर्मल होते हैं। हम हमारे आइडियाज़ में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ ढूंढ लेंगे, लेकिन एक बच्चा निर्मल होता है, तो हमने बच्चों के आइडियाज़ को भी आमंत्रित किया। तो ऐसे बाल सभाएँ काफ़ी चीज़ें हुई। नेक्स्ट, ये महिलाओं के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी बड़े काम हुए हैं। इसके लिए तो पूरे भारत में 2 पंचायतों में जाहोता है और हर कोई महिला बेरोजगार। ये हमारा प्राकृतिक रंगों से कपड़ा बनाते हैं जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, इंडिगो से, अनार के छिलकों से। वो इसका तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ है, आप कभी गूगल यूट्यूब पे डालेंगे, जाहोता आर्ट नाम से हो गया। और इसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जाहोता टू जापान। आज हमारा कपड़ा जाहोता का जापान तक जा रहा है, वहाँ एग्जीबिशंस भी लग रही है। तो ये हेल्दी के लिए भी हमारे जो टीकाकरण के जो ये कैंसर का जो हर 6 महीने से हमारे एक बड़ा कैंसर का कैंप होता है, क्योंकि आजकल महिलाओं में कैंसर का बड़ा वो मिल रहा है। आंखों के कैंप हो रहे हैं जिसमें निःशुल्क आइन ये दिए जाते हैं, चश्मे वगैरह वितरण किए जाए, रक्तदान शिविर आए दिन होते हैं। ये महिलाएं भी हमारी, ये हमने 30 महिलाओं का एक ग्रुप बना रखा है जो महिलाएं सिर्फ घरों में जाके प्रेरित करती है कि छोटी छोटी बीमारियाँ क्यों होती है। जैसे महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि बच्चेदानी खराब होने की प्रॉब्लम ज़्यादा रह रही है। पेट की गैस्ट्रो से संबंधित महिलाओं की क्यों होती है? क्योंकि एक महिला जब सुबह उठती है ना, या कोई गांव की महिला यदि होंगी तो वो इस बात से वो होंगी कि जब सुबह महिला उठती है तो वो अपने पति की सेवा में लग जाती है, बच्चों की, अपने जो भी परिवार वाले हैं, और वो जो पहला मील, जो पहला भोजन कुछ भी अपने वो लेती हैं, वो लगभग 10 या 11 बजे बाद लेती है। अब आप सोचिए, सुबह जब उठते हैं तो हमारे कह देते हैं पहला नाश्ता हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, वही महिलाएं वो खा रही। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनको प्रेरित करती हैं, उनको वो समझाती हैं। ऐसी महिलाओं का भी पूरा ग्रुप है। इससे अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो और भी चीज़ें होती है। नेक्स्ट, पावर्टी फ्री का जो चीज़ें बता रहे हैं, कुछ ये चीज़ें हमारी होती हैं। ये जाहोता का झोला हमने कार्यक्रम चलाया था, उसमें जो पुरानी साड़ियाँ हमने वो ली और उसी से हमने ये बना के सिखाया, और वो इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी। नेक्स्ट, ये सेल्फ सफिशिएंट जो ढांचागत जो व्यवस्थाएं, स्कूल ऐसी है, शौचालय ऐसे हैं, पंचायत है, ये नाडेप है। हम गांव में खाद बनाते हैं। अगर कोई किसान भाई हो तो वो अपने यहाँ भी कृषि वेस्ट से बना सकते हैं। नाडेप एक नाना भाई देवधर पाटिल करके एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े किसान हुआ करते थे। ये उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें वर्मीज का उपयोग नहीं किया जाता। उसमें 3 लेयर्स में अपने को जैसे थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ती है, गाय का गोबर होता है और कृषि वेस्ट, और उसकी लास्ट में जाके एक लेपन किया जाता है, और उसको 90 दिन, ये एरोबिक पद्धति से होता है और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये हर किसान अपने घर में बना ले और यहाँ पर अपना जो वेस्ट है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, कृषि वेस्ट हो, उसमें डालता रहे, और जब पूरा भर जाए उसके बाद उस पर गाय के गोबर का एक बड़ा लेप कर दे। 90 दिन तक छोड़ना, कुछ नहीं करना। 90 दिन बाद आप निकालेंगे तो खाद ही निकलेगा, पूरा प्राकृतिक तरीके से, कोई पैसा नहीं। कोई एक बार ये जो बनाते हैं ना, इसका पैसा लगता है, जो मुश्किल से 15 से 16 हज़ार रुपये में ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, सोशल सिक्योर्ड में योजनाओं से जोड़ना, वो सब चीज़ें। और ये हमारी गीता पाठशाला की है। ये खंडर हुआ करता था। ये सुनैया दीदी हमारी बैठी हैं और इंजीनियरिंग इन्होंने की, एनबीसी में जॉब करते थे पहले, अभी ये 12 साल से ज्ञान में हैं। और इनकी सेवा है कि हमारी महिलाओं को, बच्चों को, और इनकी मेहनत से आज हमारी गीता पाठशाला अच्छी चल रही है। अभी एक क्लाउड किचन स्टार्ट हुआ है जहाँ पे बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है। जितने भी आगंतुक आते हैं वो भोजन वहीं करते हैं, पे और करते हैं। एसएचजी की एक ग्रुप को दे दिया, वो उसको चला रहे, बहुत अच्छा रनिंग उसकी चल रही है। ये हमारे 30 त्यौहार है। राजस्थान में तीज होता है, तो वैसा हमारे त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। महिलाएं इसका पार्टिसिपेशन पूरा करती है और हर बार ये भी एक थीम से करता है। इस बार हमारा थीम प्लांटेशन पे था, फॉर वुमेन, विथ वुमेन, बाई वुमेन। उस तीज के कार्यक्रम को भी हमने प्लांटेशन से जोड़ा। इस प्रकार की मुहिम भी हम करते थे। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस में जैसे हमारे यहाँ पर एटीएम मशीन नहीं थी गाँव में, तो हमने एक वैन को हायर किया है। तो ये अब सप्ताह में 3 दिन वैन हमारे यहाँ रहती है। इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं। और उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसके लिए ट्रेनिंग्स के लिए चुन रखा है। एक जो वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक प्रोग्राम शेयर किया था, ये पीपीटी वहाँ दिखा रहे थे। तो उन्होंने अभी तक उत्तराखंड से लगभग 600-700 प्रधान, मतलब सरपंच को वहाँ प्रधान कहते हैं, हमारे गाँव का विजिट कर चुके। और उनकी जो भी स्कीम्स होती है पंचायती राज की, तो मुझे भी वहाँ एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया जाता है। और उत्तराखंड के साथ हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, सब उत्तराखंड से आते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ पहले की बात की फ़ोटो है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है गांव की सबसे गंदी जगह को गांव का सेल्फी पॉइंट बनाना। अब ये सरपंच साहब हैं, मतलब ये देखेंगे कि जैसे हमारी गांव में सबसे गंदी जगह कौन सी होती है? कौन सी होती है? कौन सी जगह पे डाला जाता है कचरा? किसी के घर के सामने कोई नहीं डालने देता। मेरे घर के तो मैं नहीं डाल दूँ, लेकिन उस जगह पर डाल देते जहाँ कोई ओनर नहीं होता। गांव की ऐसी जगह है जिसका कोई मालिक नहीं है,
उस जगहों पर ही गंदगी होती है, चाहे वो चौराया होता है या ऐसी जगह होती है। अब आप सोचिए, ऐसी हमारी 19 जगह थी जो पहले दिखाई थी ना फोटो। अब अगर हम उन सबसे गंदी जगह को होली दिवाली पर हम सफाई के माध्यम से उसको साफ करवा लेते हैं, लेकिन वो वापस गंदी हो जाती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया, सबसे गंदी जगह को सेल्फी पॉइंट बनाना है, उसके बाद फिर वो गंदी नहीं होती थी। तो ये वैसे कुछ स्थान है। ये जो नीचे देख रहे हैं, ये तुम्हारे इतना गंदा गांव के बीच में था, इसके लिए हमने इसको सांझ में परिवर्तित किया। ये बुजुर्गों के बैठने के लिए जगह बनाई, यहाँ उनके न्यूज़पेपर्स आते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, और हम कई बार यहाँ क्लास भी करवा देते हैं। तो ऐसा हमारा एक सांझ करके इसको जगह को नाम दिया है। तो ऐसी कई जगहें, 19 जगहें हैं ऐसी परिवर्तित, जो वहाँ आएंगे तो और अपन देख सकते। नेक्स्ट, ये हमारा राजस्थान पत्रिका में जिस दिन गांव वालों ने मुझे सीरियस लेना चालू कर दिया था, ये वो दिन है जिस दिन हमारा गांव राजस्थान का पहला ODF प्लस पंचायत बना था, और गांव पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर हमारे गांव का नाम पहली बार छपा था। उस दिन हमारी पीठ थपथपाई गई थी, और उस दिन के बाद मुझे सीरियस लेने लग गए कि नहीं, कुछ अच्छा कर रहे हो, आप तो करते जाओ। ये इसलिए वो मैं इसको रखता हूँ। नेक्स्ट, ये जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। ये जैसे हम दीपावली पर दीपक लेते हैं बच्चों से, ये बनवा देते हैं। ये हमारे ज्वार के लड्डू, जो मिलेट्स में बाजरे के लड्डू कई जगह मिल रहे हैं, हमने ज्वार को उसमें किया। ये कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है, बबल कैंडल्स इनको बोलते हैं, लगभग 499 रुपये की अमेजोन पे बिकती है। ये हम सिर्फ 200 रुपये में बेचते हैं, और 38 रुपये का इस पे एक पे खर्च आता है। ये महिलाएं करती हैं। अभी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है, उन्होंने हमारी 10,000 कैंडल खरीदी है। उसके अलावा ये हमारी साड़ी होती है, ये गाय का घी होता है, ये जावता का झोला जो था, शहद है, ये कुर्ती जो हमारा कपड़ा होता है उसी से बनाते हैं। आजकल योगा मैट और रग्स वगैरह भी बनाने लगे। ये बाजरे की नमकीन है, वो मिलेट्स के लड्डू वगैरह हैं। ये हमारी लेमन ग्रास है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे गांव में ही उत्पादन होता है जिनका, और इनको हम जाहोता द हेरिटेज स्टोर के नाम से वहाँ पर अब रखने भी लग गए हैं। कोई खरीदना चाहे ऑर्डर पे भी हम लोग देने लग गए। और ये सभी चलाने वाली महिलाएं हैं। खाली एक घी जो हमारे रामनिवास जी हैं वो पुरुष हैं, बाकी और सब काम महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट, ये कुछ बड़े बड़े जो लोग आते हैं, ये सोम्बी शार्प हैं, ये यूथोपिया से आए थे, वो हमारे निम्स के ओनर हैं। नेक्स्ट, ये कुछ प्राइजेस वगैरह मिलती रहती हैं, वो हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जो बड़ी खबर जो आती है वो हैं, जो पिछली बार मैंने बताया था, जाहोता की जय, बेटी के जन्म पर। इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, आज समय की वजह से ज़्यादा विस्तार नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे जब भी कोई गांव में बेटी जन्म लेती है तो पंचायत से उसका जामना भरा जाता है। वो उसमें सभी लोग होते हैं, उसमें बड़े बड़े गेस्ट भी होते हैं, और वो सब लोग मिलकर हम, और वो किसी भी समाज का वो हो सारा। ये हमारे एक जो ज्वार के लड्डू का मैं बता रहा था, इसकी रेसिपी हुई थी। ये बाल संसद बाल मेले फिर। नेक्स्ट, थैंक यू। ये कुछ प्रयास थे जो हम लोग कर रहे हैं, और मैं आज, समय भी कम है, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये वेट नहीं करें। सरपंच तो ये नहीं सोचे कि मैं ही हूँ और मुझे ही करना है, वो हम बन के काम करें। और जो जनता है वो भी ये सोचे कि ये सिर्फ सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब लोग मिलकर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। और आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना पड़ेगा। आज इस परिसर से कदम जब रखेंगे तो उस वक्त हमारे सबके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये जो भारत, जिसको गाँवों का देश कहा जाता है, उसके गाँवों को हमें आगे बढ़ाना है, सफल करना है। DDPO साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद।